नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में गांधीनगर में आज सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर, समायोजी आपूर्ति श्रृंखला सहित महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं की समीक्षा की। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर G20 सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। क्रिकेट में भारत ने बारबाडोस में पहले एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया और टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय तथा सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेगी। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का आज शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। सम्मेलन का विषय है भारत की सेमीकंडक्टर व्यवस्था को प्रोत्साहन देना। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान संस्थानों से जुड़े वैश्विक नेताओं के समक्ष सेमीकंडक्टर डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास के लिए वैश्विक केंद्र बनने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए इस परिषद का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया परिषद में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, एप्लाइड मटेरियल्स, फॉक्सकॉन, AMD जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कॉन्क्लेव के हिस्से के रूप में सेमीकंडक्टर क्षेत्र से संबंधित अत्याधुनिक तकनीक दर्शाने वाली 6 दिवसीय प्रदर्शनी भी महात्मा मंदिर में आयोजित की जा रही है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर। सतत पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह के 4थे सम्मेलन का आज समापन हो रहा है। चेन्नई में 3 दिन के इस आयोजन के अंत में पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी पर्यावरण संरक्षण के महत्व और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता पर वीडियो संदेश देंगे। 3 दिन की इस गोष्ठी में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की है। 15वें भारत जापान विदेश मंत्री रणनीतिक संवाद का आयोजन कल शाम नई दिल्ली में किया गया। 2022 से 2027 की अवधि में भारत में 50 खरब येन के जापानी निवेश लक्ष्य के महत्व को भी उजागर किया गया। सेमीकंडक्टर, समायोजी आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सहित उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग के संभावित क्षेत्रों की समीक्षा की गई। वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाए जाने का उल्लेख करते हुए दोनों विदेश मंत्रियों ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर बल दिया। नीति आयोग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर G20 सम्मेलन का आज आयोजन किया है। नई दिल्ली में 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य हरित और सतत विकास की चुनौतियों और संभावनाओं की समीक्षा करना है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी कार्यशाला के लक्ष्यों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करेंगे। आयोग ने बताया है कि कार्यशाला के पहले दिन ऊर्जा, जलवायु, प्रौद्योगिकी, नीति और सतत विकास के लिए वैश्विक वित्त पोषण निर्धारण पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पिछले 3 वर्ष में देश की शिक्षा प्रणाली में आए बदलावों को रेखांकित करने के लिए कल से 2 दिन का अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो संदेश में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इस समागम का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने लोगों से इसमें भाग लेने और देश के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
26 करोड़ से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चे और 4 करोड़ से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ भारत शिक्षा प्रणाली में दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम में से एक है। एनईपी के माध्यम से हो रही ट्रांसफॉर्मेशन की 3 सफल वर्षों की जश्न मनाने के लिए 2 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ का आयोजन 29 जुलाई 2023 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम शीर्षक में किया जा रहा है। मैं आप सभी को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रण करता हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में सूफीवाद समुदायों के बीच सेतु विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्री सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की संस्कृति और परंपराओं में सूफीवाद के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का आधार सूफीवाद ही है। सूफीवाद जीवन जीने का एक तरीका है जो लोगों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द, प्रेम और शांति के आदर्शों का प्रचार और प्रसार करता है। कश्मीर घाटी में जारी अमरनाथ यात्रा में इस वर्ष तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले वर्ष के आंकड़े को पार कर गई है। कल 9,150 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। अब तक दर्शन करने वालों की कुल संख्या 3,69,288 हो गई है। इस वर्ष श्रद्धालुओं में विदेशी यात्रियों की संख्या भी काफी बढ़ी है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई दिल्ली में एक अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर की शुरुआत की। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय की अखिल भारतीय पहल है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.mgmd.gov.in से लोग देश के गांवों से जुड़ेंगे। श्रीमती लेखी ने सभी नागरिकों से भारत की विविध और समृद्ध संस्कृति को जानने के लिए वेब पोर्टल पर जाने का आग्रह किया। आंध्र प्रदेश में कल शाम राजमुंद्री के पास डोलेश्वरम बैराज में बाढ़ की दूसरी चेतावनी जारी होने के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल पूर्वी गोदावरी, इलिरू, कृष्णा जिलों के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों के लिए तमिलनाडु और ओडिशा से अतिरिक्त टीमें तैनात कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, आलूरी, सीताराम राजू और कोनासीमा जिलों में भी बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में आज तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट। मुंबई में कल भारी बारिश के कारण कुछ निचले इलाकों में जल जमाव हुआ और लोगों को मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। मुंबई को पेयजल देने वाला मोड़क सागर तालाब भी कल पूरी तरह से भरकर बहने लगा। ठाणे और पालघर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेजेस को आज भी बंद रखा गया है। प्रार्थना के साथ निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारत ने बारबाडोस में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हरा दिया है। 115 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर 118 रन बनाए। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत के लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय आज जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। एचएस प्रणॉय शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन का सामना करेंगे। प्रणॉय ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के ही किदाम्बी श्रीकांत को हराया था। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जापान के कोकी वातानाबे का मुकाबला करेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के ली यांग और वेंग ची लिन की जोड़ी से खेलेगी। भारतीय तटरक्षक बल ने कर्नाटक में कारवार तट के पास अरब सागर में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के अनुसंधान पोत पर सवार 8 वैज्ञानिकों सहित चालक दल के 36 सदस्यों को सफलतापूर्वक बचा लिया है। अनुसंधान जहाज आरवी सिंधु साधना का इंजन खराब हो गया था और जब इस संकट का संकेत मिला तो वो जमीन से लगभग 20 समुद्री मील दूर पर था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि स्थिति गंभीर थी क्योंकि अनुसंधान पोत मूल्यवान वैज्ञानिक उपकरण और अनुसंधान आंकड़े ले जा रहा था। भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जहाज को सुरक्षित रूप से गोवा लाकर अपने कब्जे में ले लिया।
जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद चंद्रिका। प्रधानमंत्री के राजस्थान और गुजरात के 2 दिन के दौरे को आज सभी अखबारों ने अहमियत दी है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के चित्र के साथ लिखा है, जनसभा में कहा, नाम नया आचरण पुराना। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के लिए 14वीं किस्त के पैसों को जारी करने की हरिभूमि ने विस्तार से दिया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, किसानों के खातों में सम्मान निधि ट्रांसफर करने से लेकर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। संसद में पक्ष विपक्ष का सियासी शोर और उसके बीच लोकसभा राज्यसभा में छठे दिन भी कामकाज में आई बाधा कई अखबारों की सुर्खियों में है। काले कपड़े में पहुंचे सांसदों का चित्र भी कई अखबारों ने दिया है। विपक्ष के सांसदों का आज और कल मणिपुर का दौरा करने की खबर राष्ट्रीय सहारा और जनसत्ता सहित कई अखबारों ने दी है। ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे पर अभी लगी रोक, 3 अगस्त को अदालत फैसला सुनाएगी। देशबंधु लिखता है, मौसम विभाग का दिल्ली के लिए येलो अलर्ट, अगले 5 से 6 दिन तक बारिश की भविष्यवाणी। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, हिमाचल बॉर्डर पर हरियाणा बनाएगा 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाला बांध, 5,400 एकड़ भूमि चिन्हित, दिल्ली उत्तर प्रदेश में कम होगी बाढ़ की आशंका। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, एयर एशिया एयर इंडिया एक्सप्रेस का विलय होगा। देशबंधु के पहले पन्ने की खबर है, झारखंड विधानसभा ने तय किया, अब से सिर्फ हिंदी में होंगे विधेयक। नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर लिखा है, श्रीनगर में 3 दशक बाद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में आज सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर, समायोजी आपूर्ति श्रृंखला सहित महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं की समीक्षा की। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर G20 सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। क्रिकेट में भारत ने बारबाडोस में पहले एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया। और टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में भारत की लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय तथा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।